प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में। और लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भाई साहब, उम्मीद सब बेकार हो गई यहाँ पे। ठीक है, इट्स ओके नाउ, इट्स ओके। ओके, देयर इज नो डिस्टर्बेंस। ओके, तो प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी पीछे हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके 1 बाय 1 वीडियोस आपके इसमें यूट्यूब में पड़े हुए हैं, उनको देखते रहिए। डाउट्स होता है तो कमेंट में कर दीजिए, या तो फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है 7897460440, उसमें आप हमें आपसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वीकेंड में भी डाउट सेशन में रखूंगा, उसमें भी आप आ सकते हैं। हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़िए, उसे कंप्लीट करिए, लाइटली मत लीजिए। अब आपका वो टाइम आ गया है जब आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि यहीं से आपका लाइफ डिसाइड होना है कि हम किस फील्ड में क्या करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बेटे, अभी तक मैंने कूलाम्स लॉ, कल की क्लास में कूलाम्स लॉ मैंने आपको डिस्कस किया था, और कूलाम्स लॉ का क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो जो फार्मूला होता है वो सब हुआ था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कूलाम्स लॉ पहले पार्ट को देखेंगे और इसके बाद वहीं से हम लोग कंटिन्यू क्या करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कूलाम का जो नियम था उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज या क्वेश्चंस आप लोगों के पास हैं? एनी डाउट्स? नो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है प्यारे बेटे, कूलाम्स लॉ एक बार फिर से देख लेते हैं। कूलाम क्या था, कूलाम ने क्या बताया था? 1785 में दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, जिसको हम लोग कूलाम्बियन फोर्स कहते हैं, वो कितना होगा, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस उन्होंने दिया। ठीक है ना। अब प्यारे बेटे एक बात समझना है, एक थोड़ा सा वर्ड है, दिमाग में रख लीजिएगा कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर चार्जेस इतने छोटे छोटे होते हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो कूलाम ने उस फोर्स की को कैलकुलेट कैसे किया था, कैसे जाना था? एक वर्ड है एनसीईआरटी में, टॉर्सन बैलेंस। क्या है? टॉर्सन बैलेंस। उससे उन्होंने पता किया था। वैसे ये क्वेश्चन कभी आते नहीं है, बट आपको दिमाग में रखना होगा क्या होता है टॉर्सन बैलेंस। क्या करे बेटे? टॉर्सन बैलेंस। ठीक है ना, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना होगा। उसका कोई अब ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग में रख लिया, वो जान लिया। ठीक है मेरे बेटे, तो क्या था कूलाम का, कूलाम लॉ? मेरे बेटे हियर द चार्जेस गिवन, जस्ट क्विक सब हम लोग रिकॉल करते हैं। ये दो चार्जेस है Q1 Q2 एंड दीज आर द स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। ठीक है, दिमाग पे रखना, द चार्जेस मस्ट बी स्टैटिक एंड द चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। ठीक है, जस्ट पॉज इट। बेटे यहाँ पे जरा कंसंट्रेट करते हैं। सो हमारे पास क्या हुआ, स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 और डिस्टेंस कितनी है। तो अगर ये चार्जेस हमारे यहाँ पे रखो प्यारे बेटे एयर में, तो फिर होता क्या है, F इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1/4πε0, एंड दिस इज Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ना प्यारे बेटे। तो थोड़ा बड़ा लिखना शुरू करूंगा, मेरे प्यारे बच्चे जो ऑनलाइन है उनको दिखता नहीं है, मुझे किसी ने बताया। तो अभी प्यारे बेटे मीडियम में है, ये हमारे पास मीडियम है, मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो 1/, क्या करना है 4πε0, और यहाँ पे क्या करेंगे के Q1 Q2, और क्या करेंगे प्यारे बेटे यहाँ पे r स्क्वायर करेंगे। प्यारे बेटे आप सभी लोग ये दिमाग में रख लो कि ये जो की है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, और इसको स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं जो फॉलो कराता हूं उसको आप फॉलो करते रहिएगा। यकीन मान लीजिए आप साइंस में इतना जबरदस्त कमांड हासिल करेंगे, और किसी भी कंपटीशन में जहां पर रहेंगे। आज की बात ये मैंने कल भी बताया था कि जहां कहीं भी एयर और वैक्यूम होगा वहां पे क्या रखेंगे एप्सिलॉन नॉट, और जहां पर क्या होगा मेरे बेटे मीडियम होगा, क्या होगा मीडियम होगा, वहां पर क्या करेंगे एप्सिलॉन नॉट के करेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? सो मैं के वैल्यू हम लोगों ने के फॉर मेटल्स क्या थी आप बताओ, के लिए मेटल्स के लिए के की वैल्यू क्या थी, कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू क्या थी? सो मेटल्स के लिए के की वैल्यू थी 9.1 into 10 to the power देखा, इनफाइनाइट। अब उनको चमाट लगाए। हां, आप इनफाइनाइट थी मेटल्स के लिए। दैट्स गुड। मेटल्स के लिए क्या था? इनफाइनाइट था। फॉर नॉन कंडक्टर्स इट इज ग्रेटर देन 1, एंड फॉर एयर और वैक्यूम इट इज 1। यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ, रिवीजन करते रहिए। ओके, सो प्यारे बेटे हमारे पास ये हो गया था, ठीक है ना। और जब ये हो गया था प्यारे बेटे, तो अभी अभी एक चीज, या इसी को इस फोर्स को इस तरह भी लिखा गया था ना कि Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो प्यारे बेटे अगर ये वाला जो की है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, ये नॉर्मल कांस्टेंट था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपनी कूलाम का फोर्स है ना, उसको कूलाम्बियन कांस्टेंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल सकते हैं, कूलाम्बियन कांस्टेंट बोल सकते हैं। बट प्यारे बेटे डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये हमारे पास यहां पर जो की लगा हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने ये भी आपको बताया था कि जब कोई चार्जेस हमारे एयर से मीडियम में रखे जाते हैं तो के फैक्टर से क्या होता है, फोर्स कम हो जाता है। न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पे बहुत बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा, मेरे साथ आप बने रहेंगे। चलिए अब प्यारे बेटे एक चीज और देखता हूं, आपको बताता हूं
मैंने सब कुछ आपको बता दिया था, परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है, के की वैल्यू क्या होती है, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, ये सब हम लोगों ने सीख लिया था। लेकिन स्टिल अभी स्कूल आंसर में बहुत कुछ बचा हुआ, और वो क्या जरा देखते हैं। हम लोग इसकी लिमिटेशन को जान चुके थे प्यारे बेटे, कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं क्या। अगर आप देखो प्यारे बेटे, जो आप लोग हो तो नोट्स जो मैं बोलता हूँ कि नहीं अब लिख लीजिए, उसको लिखते रहा करिए, पॉज करके वीडियो अपनी बढ़िया नोट्स बनाइए और मेरे साथ बने रहिए, मजा आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। प्यारे बेटे, हम लोगों ने प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक कही थी ना, सो कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक का आपको आंसर, तो फिर वन बाय वन, ठीक है। पहले पार्ट क्या कि वहीं से लिखना है। मेरे बेटे पहला क्या होता था हमारे पास, इट इज द सेंट्रल, ठीक है, सेंटर भी जाना था, और क्या था, म्यूचुअल। सबसे बड़ी बात तो है ये, इट इज द म्यूचुअल फोर्स। क्या मेरे बेटे, म्यूचुअल फोर्स। इसको प्रूव भी करेंगे, म्यूचुअल फोर्स है कि नहीं है ना, इसको प्रूव करेंगे। तो मेरे बेटे म्यूचुअल फोर्स कैसा था, मान लेते हैं ये Q1 हमारे पास है और ये मेरे पास क्या है, ये भी Q2 है, और बोथ दी चार्जेस आर पॉजिटिव चार्ज, लेट इज द पॉजिटिव चार्ज, these are the positive charge मेरे बेटे बोथ। तो और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। तो म्यूचुअल फोर्स का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे इसमें फोर्स लगेगा, है ना, ये वाला इसको रिपल करेगा, दिस इज f, और ये वाला इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, दिस इज मान लेते हैं प्यारे बेटे हमारे पास ये भी क्या हो गया, f हो गया, ठीक है प्यारे बेटे, दिस इज मेरे पास क्या हो गया, f हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब एक्शन में दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब वेक्टर फॉर्म में अब आपको बताऊंगा, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे म्यूचुअल फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल का मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट। ये भी मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था, दैट इज मैं अगर एक चार्ज हो और सामने भी चार्ज है और हम सेम चार्जेस है, तो मैं उसको इस तरह से रिपल करूंगा तो वो भी मुझे क्या करेगा, रिपल करेगा, और दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स अपोजिट डायरेक्शन होगा और क्या होगा, अमाउंट में इक्वल होगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, सपोज दैट करें बेटे, ये इसको मैं फर्स्ट चार्ज कह देता हूं और इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, इसको सेकंड चार्ज बोलता हूं, ठीक है। तो बेटा अब हम यहाँ पर दो टर्म यूज कर रहे हैं, F12। What is the meaning of F12? This is the force on first due to second, ठीक है। This is the force on first ड्यू टू सेकंड की वजह से फर्स्ट पे फोर्स, तो सेकंड वाला फर्स्ट पे क्या लगा रहा है, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। प्यारे बेटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन सेकंड क्या हो गया बेटा, ड्यू टू फर्स्ट। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं, बेटा कंसंट्रेट हियर प्लीज, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं इसको रफ कर दूं, तो हो गया था ना प्यारे बेटे, इसको रफ कर देता हूं यहाँ पे, है ना। मुझको भी वाला डस्टर कोई लाके देगा क्या, मेरे हाथ खराब हो जाते हैं यार। ओके, तो प्यारे बेटे यहाँ पे कंसंट्रेट करके देखो, तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पे देखो बेटा सभी लोग, मैं यहाँ पे क्या कर दूं, मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान लो ये पॉजिटिव है, दिस इज Q1 चार्ज है ना, दिस इज द Q1 एंड दिस इज द Q2। बहुत अच्छे से देखिएगा जब कल वाले को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द आल्सो पॉजिटिव चार्ज। बेटा इसमें जो फोर्स लग रहा है मैं मान लेता हूँ F12 है, क्योंकि पहले पर किसने लगाया, दूसरे वाले ने, इट इज द फर्स्ट चार्ज एंड द सेकंड चार्ज। और यहाँ पे भी बेटा लग रहा है, किसने लगाया प्यारे बेटे, दूसरे पर किसने लगाया मेरे बेटे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा, F12 ये दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, बराबर, मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी मैंने वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मैं स्केलर फॉर्म लिख रहा हूं, तो स्केलर फॉर्म का मतलब इनकी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। अगर मैं वेक्टर ऊपर लगा देता तो इसका मतलब मैं गलत लिख रहा होता, फिर मुझे माइनस साइन लगाना पड़ता, क्योंकि दो वेक्टर क्या है, अपोजिट है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म बताता हूं, फिर मैं आपको सही मायने पे बताऊंगा, ठीक है। तो म्यूचुअल का मतलब समझ में, और थोड़ी सी जो प्यारे बेटे ऑनलाइन देख रहे हैं थोड़ी सी जगह छोड़ दें, 2 से 4 लाइन, और जब मैं वेक्टर फॉर्म समझाऊंगा तो वेक्टर फॉर्म इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है उसको भी यहाँ पर म्यूचुअल फोर्स में अपनी नोट्स में लिखेंगे, यहीं पर लिखेंगे, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखिए, पॉज इट प्लीज। ओके, तो बेटा यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे जरा सभी अभी, है ना, डर के मत रहा करो बेटा। हाँ, द स्टूडेंट मस्ट बी देयर शुड बी अ नाइस बॉन्डिंग बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स, सो कैन द स्टूडेंट कैन शेयर हिमसेल्फ हरसेल्फ, है ना, विद द टीचर। अरे अपनी बात तो रखो, तब हमसे आप कम्युनिकेशन कर पाओगे, तब आप बेहतर तरीके से यहाँ पर स्टडी कर पाओगे, ठीक है ना। ओके, तो प्यारे बेटे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे, कुलाम्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक बात कर रहे थे, है ना। तो पहला हम लोगों ने कल पढ़ा था म्यूचुअल, तो भी मैंने म्यूचुअल ही बताया। दूसरा मैंने बताया था सेंट्रल है, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में दूसरा पॉइंट प्यारे बेटे वहां पे लिखो, मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी लाइन छोड़ दीजिएगा। म्यूचुअल वाले फोर्स में जब मैं वेक्टर फॉर्म पढ़ाऊंगा तो कुछ चीजें और वहां पे ऐड कराऊंगा, दिमाग में रखिएगा। ओके, तो दूसरा हमारे पास क्या, सेंट्रल। ये क्या होता है प्यारे बेटे, सेंट्रल फोर्स होता है, ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा था प्यारे बेटे, सेंट्रल फोर्स का मतलब सीखा था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस में जो फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फोर्स होता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, तो प्यारे बेटे क्या होता है, हमेशा जो फोर्स काम करता है ना, द सेंट्रल फोर्स, द कूलम्बियन फोर्स, इसको राइट डाउन करिए, कूलम्बियन फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, इट मींस दैट
द फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस टू चार्जेस। जो फोर्स काम करता है, कूलम्बियन फोर्स जो काम करता है दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलाउ करता है। मैंने कल आपको समझाया था। तो फोर्स का मतलब क्या सीखा था बेटा हम लोगों ने? ये फोर्स जो काम करेगा वो क्या करेगा? लाइन ज्वाइनिंग में काम करेगा। मतलब कि अगर ये इसमें फोर्स कितना लगा हुआ था, दिस इज द सेकंड, तो मेरे बेटे हमारे पास क्या F21 हो गया, और ये मेरे पास क्या है सेकंड, और ये मेरे पास क्या है मेरे बेटे फर्स्ट, तो इस पर क्या हुआ मेरे पास F12। मतलब क्या? मतलब ऐसा नहीं होगा एक ही लाइन पे फोर्स काम करेगा, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के लॉन्ग काम करेगी। छोटी छोटी बातें बेटा अगर दिमाग में रखी तो कोई प्रॉब्लम, ये वाला कभी इस पे इधर फोर्स नहीं लगाएगा, ये वाला कभी इस पे इधर फोर्स नहीं लगाएगा, इट इज नॉट राइट। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब समझ में आ गया। तो जो कूलम्बियन फोर्स होता है इट इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। सुन में आया ना? दिमाग में रहेगा। ये जो मैंने बोला भाई नोट कर लेना सब निकाल। चलो यहाँ पे देखिए जरा प्लीज, है ना? अच्छा एक दो दिन होता है ना हेजिटेशन, है ना कि भाई when you are facing the camera, ओके नाउ इट इज कंप्लीटेड। तो प्यारे बेटे जरा कंसंट्रेट करेंगे, अगला देखते जरा। तो हमारे हम लोगों ने देख लिया कि म्यूचुअल फोर्स होता है, और फिर क्या होता है? सेंट्रल फोर्स होता है, और क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ का वेरी गुड। तीसरा हम लोगों ने सीखा था इट इज ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब जितने भी ऐसे फोर्स, जितने भी ऐसे लॉस जिसमें फोर्स जो भी वहां पर था, बीच की दो चार्जेस थे या दो मासेस थे, अगर वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ मानते हैं कि ये जो हमारा लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। तो प्यारे बेटे हम लोग अगर चार्जेस एयर और वैक्यूम में रखें तो हम लोग क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज q1 दिस इज q2 एंड यहां पे ये। अब प्यारे बेटे यहां से देखो जरा f प्रोपोर्शनल टू क्या 1/r², है ना? जो चीजें छोड़ी जाती है वो वीडियो में जाके देख लिया करो, ठीक है? तो क्या हो रहा है प्यारे बेटे, यहां पर देख रहे हैं फोर्स इज डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है उसके इनवर्स क्या है? उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो इनवर्स स्क्वायर। एक तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा लिखना है, मतलब आपको नहीं लिखना, इट इज मेंशन्ड इन योर कॉपी। प्लीज जो मैं आज पढ़ाता हूं उसको नोट्स में जरूर जाके देखिए, पहले से नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाती है, और जब बच्चे मेरे यहाँ पर हैं वो बिल्कुल भी नोट्स बनाते रहे, मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, आपको तो अवेलेबिलिटी, उसको पॉज करिए, देखिए मुझे बार बार। अब यहाँ पर बात करेंगे प्यारे बेटे, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट इज द कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोल रहा हूँ प्यारे बेटे? कंजर्वेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अभी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? अब प्यारे बेटे साहब ये क्या जरूरी है चीजें पढ़ना? यस डेफिनेटली इट इज हाईली रिक्वायर्ड थिंग्स। ये चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल है। आप कुछ भी प्रिपरेशन करने चाहते हैं जेईई में या मेंस में, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आप वहीं से वीक हो जाते हो, वहीं पे आपके मार्क्स क्या होती है, रैंकिंग आपकी घट जाती है। तो प्यारे बेटे कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है, अब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब समझ लीजिएगा प्यारे बेटे। प्यारे बेटे फोर्स क्या करता है, अगर व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है? अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा, जानते हैं ना? When force acts on a body, force is an external effect। एक बाहरी प्रभाव है, जब वो किसी बॉडी में लगता है तो फिर क्या होगा प्यारे बेटे? उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। और प्यारे बेटे अगर बॉडी डिस्प्लेस करती है डेफिनेटली देयर इज अ वर्क डन, राइट ना? वर्क डन होगा। तो प्यारे बेटे हम कंजर्वेटिव फोर्सेस उन फोर्सेस को कहते हैं जिन फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन या उन फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया वर्क डन। अब जब वर्क डन हो रहा है इसका मतलब बॉडी वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्प्लेस हो रही है। सपोज दिस इज द मार्कर, और ये प्यारे बेटे मैं यहां से क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मार्कर पे ये नीचे चला गया। प्यारे बच्चों आपको नहीं दिख रहा होगा बट नीचे चला गया। अब प्यारे बेटे ये नीचे चला गया तो वर्क डन हुआ, बिकॉज बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस गई। और वर्क डन किया किसने? कौन बताएगा वर्क डन किसके द्वारा हुआ, किस फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ? 5 रुपए के नाम बताओ, कौन सा फोर्स लगाया? यहाँ कूलम्ब्स लॉ लग रहा है मार्कर पे, या मार्कर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, gravitational force, right ना? it is a gravitational force, the body is falling downward on the earth, तो gravitational force है। तो gravitational force ने क्या किया, बॉडी को पुल डाउन किया और नीचे अर्थ में गिर गया। तो प्यारे बेटे प्यारे बच्चों, अब आपको बताना ये चाहता हूं कि अब ये यहां से इतनी ही डिस्टेंस है ना, ये सीधे हमारे गिर गई, या आप इसको क्या कर सकते थे, आप मतलब ये ऐसे गिरती है ना? आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने एक डेरिवेशन की, अगर आपको दिमाग में हो कि एक महोदय है, महोदय मान लीजिए मैं स्वयं हो सकता हूं या आप हो सकते हैं, प्यारे बेटे वो किसी भी मतलब लोड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो ये यहाँ पे रूफ है हमारा, ये 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने किया होगा। और प्यारे बेटे ये हमारे पास क्या ग्राउंड है, ठीक है? GROUND,
अब ग्राउंड से बेटा इस ऑब्जेक्ट को, m मास के ऑब्जेक्ट को ये लेके जाना है रूफ पे, और ये हाइट कितनी प्यारे बेटे h। तो आपसे वहां पे पूछा गया था कि वर्क डन कितना होगा, तो आपने बताया था कि mgh। यहाँ पर जाएंगे कितना वर्क डन होगा mgh। फिर द सेम क्वेश्चन आपको टीचर्स ने करवाया होगा, आपने 9th में नहीं पढ़ा होगा कि प्यारे बेटे वो स्टेयर से होके जा रहा है, कहां से आ रहा है, स्टेयर से होके, और जब इसी हाइट पे पहुंचता है तो प्यारे बेटे आप देख रहे हो बेटा इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम है। इनिशियल क्या था, ये लेवल ऑफ ग्राउंड, और फाइनल क्या था, रूफ। तो प्यारे बेटे बट द पाथ इज डिफरेंट। पहली बार हमारी बॉडी सीधे पहुंचा दी गई, सर सीधे कैसे चला गया, वो गया होगा भाई, कैसे कैसे गया होगा, है ना, नहीं, अरे ऐसे करके ऐसे पहुंचा दिया गया होगा, ठीक है, समझ आया ना, रस्सी से बांध के खींचा गया होगा। बट सेकंड टाइम वो क्या हो रहा है, ऐसे जाके जा, बोथ टाइम जो वर्क डन होता है वो कितना होता है प्यारे बेटे mgh। दैट इज यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, आप अलग से लिखिएगा इस बात को। वहां ये देखिए कुछ चीजें होती है ना, टॉपिक दो तरह से मेरी नोट्स बनानी होती है प्यारे बेटे। नोट्स आपकी बहुत बेहतरीन होना चाहिए, है ना, क्योंकि जो इट इज द कंपाइलेशन ऑफ मेनी बुक्स। आप बहुत सारी बुक्स बार बार नहीं खोल के पढ़ सकते हैं, आपके नोट्स में जो अच्छी चीजें वो लिखी होनी चाहिए। कंजर्वेटिव ऑफ फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स लिख रहे हो कूलम्ब्स लॉ को, उसके साइड में यहाँ पे क्या करोगे, एक पेज में ही क्या करोगे, बॉक्स बनाओगे, और बॉक्स में चीजें आप समझोगे कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। द फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट इट, एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा काम किया जाए या जिसके अगेंस्ट किया जाए। सर अगेंस्ट वाला क्या समझ में नहीं आया, सर ये तो बात समझ में आएगी कि ग्रेविटी, इस मार्कर में, मार्कर जब नीचे गिरा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया, किसने काम किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया। अब अगर अच्छा मैं जमीन से इस मार्कर को उठा रहा हूं तो कौन काम कर रहा है, इस मार्कर को मैं जमीन से उठा रहा हूं तो कौन काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं, बट आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी पिछली बार किसने काम किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स ने, इस बार किसने काम किया, मैंने किया, लेकिन किसके अगेंस्ट किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया। तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे या उसके अगेंस्ट वर्क हो, और अगर वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब मैं यहां से यहां गया था ऑब्जेक्ट को लेके, समझ रहे हैं ना, तो जब मैं ऊपर जाऊंगा तो किसके अगेंस्ट काम करूंगा, बॉडी को ऊपर लेके जाऊंगा तो किसके अगेंस्ट वर्क करूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क। तो मैं यहां से यहां गया या तो स्टेयर के थ्रू गया, दीज टू पाथ क्या है, पाथ्स क्या है, डिफरेंट, है ना, ये एक रास्ता हो गया और दूसरा रास्ता ये हो गया, बट वर्क डन सेम होगा बेटा, mgh। मतलब क्या हुआ, वर्क डन सेम है, रास्ते चाहे जितने अलग कर दो, बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या सीखे, व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स, इसको लिख लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट टू इट if does not depend on the path, वो path पे डिपेंड नहीं करता but depends on only initial and final position, then such force is known as the conservative force। सुन में आया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज कूलम्बियन फोर्स भी क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर होता है। मतलब इसमें क्या सीखेंगे मेरे बेटे, मतलब आपको इस तरह सीखना है, थोड़ा समझिएगा मेरे बेटे, कि अगर सपोज दैट हाई स्कूल में इतना तो जान ही गए हो ना कि चार्ज होता है तो चार्ज के अब चारों ओर क्या होता है, फील्ड होता है। क्या होता है मेरे बेटे, फील्ड होता है, समझिए। अब अगर फील्ड में मेरे पास यहां पर 2 पॉइंट्स हैं, अब कोई चार्ज मेरे पास Q1 है, अब Q1 को मैं यहां से यहां तक लेके गया, इस रास्ते से, इस रास्ते से, इस रास्ते से, इस रास्ते से, तो इस चार्ज को मैं 2 पॉइंट्स के बीच लेके जा रहा हूं ना, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दिमाग पे रहेगा। तो अगर कोई आपसे पूछ, या आपको दिमाग पे रखना, कोई चार्ज बॉडी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाई जाएगी तो वर्क डन सेम होगा, चाहे जितने भी रास्ते बदल बदल के ले जाई जाए। सुन में आ गया ना कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब, सुन में आ गया ना, क्लियर है मेरे बेटे। कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको बोल दिया है, इसको आप समझ गए हैं। देख लीजिए, कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया काम या उसके अगेंस्ट किया गया काम रास्ते पे डिपेंड नहीं करता बट इनिशियल और फाइनल फोर्स। ठीक है मेरे बेटे, सुन में आ गया ना, आगे बढ़े और ये सब मैं आपको बताऊंगा फिर, है ना, फील्ड सब। कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गया। अब प्यारे बेटे थोड़ा सा वर्ड समझ ले, कंजर्वेटिव फील्ड, है ना। देखो जरा, मास होता है तो मास के चारों ओर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो चार्ज के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, फील्ड का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ठीक है, दिमाग में। तो दिस वर द प्रॉपर्टीज ऑफ, ये किसकी प्रॉपर्टीज थी प्यारे बेटे,
किसी कूलम्ब्स लगी प्रॉपर्टीज दिमाग में रहेगा। इन्होंने सब कुछ मैंने आपको बता दिया, एक बार इसको जो छूट जाए उसको आप पॉज करेंगे। नाउ आगे बढ़ो मेरे बेटे, एनी डाउट एनी क्वेश्चन? ओके बेटा, जस्ट सी हियर प्लीज, कंसंट्रेट हियर। ऑन कर दिया था क्या बेटा? चलो कोई बात नहीं, मत प्यारे बेटे। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है पूरा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। और मैंने सब चीजें आपको बता दी, इसको दिमाग में रखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स। क्या लिखना है प्यारे बेटे? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स। प्यारे बेटे आप परेशान थे ना कि सर वहां ये हुआ, सिस्टमेटिकली चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस इज द इंस्टीट्यूट। सो मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि केवल मुझे मतलब की चीजें पढ़ानी है, मतलब इन द सेंस कि हमें वो सब चीजें पढ़नी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है ना। काम चलाओ एजुकेशन को नहीं दे रहे ना यहाँ पे, तो पेशेंस रखा करिए, आपको डे बाय डे हर एक चीजें मिलेंगी, ठीक है। ओके, द ऑल द थिंग्स व्हिच आर एसेंशियल नेसेसरी वो आपको यहाँ पे सब मिलेगा। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो प्यारे बेटे कूलम्ब्स लॉ तो हम लोग जान गए थे। इफ दे आर द टू चार्जेस Q1 एंड Q2, बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और ये प्यारे बेटे कहाँ पे रखे हुए एयर में, तो फिर हम लोग क्या करते थे, F इक्वल टू हमारा हो जाता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और क्या आ जाता है प्यारे बेटे R स्क्वायर। अगर यही चार्जेस हमारे प्यारे बेटे कहाँ रखते थे, मीडियम, समझ रहे हैं ना, आप लोग ऐसे लिखिएगा मीडियम। तो बेटा हमारे पास फोर्स कितना हो जाता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या करते थे बेटा के Q1 Q2 और बेटा क्या होता था यहाँ पे R स्क्वायर। इतना तो क्लियर ना प्यारे बेटे, समझ में आया ना। के की वैल्यू डिफरेंट के लिए डिफरेंट, जो भी के फॉर एयर और वैक्यूम के लिए 1, इलेक्ट्रिक के लिए ग्रेटर देन 1, सब जानते थे ना आप लोग। ओके, ये हो गया था। ये स्केलर फॉर्म क्यों है, बिकॉज़ ऑफ हमने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी। क्या लिखी प्यारे बेटे? न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ में आया ना। अब हम इसके वेक्टर फॉर्म दैट इज, अच्छा ये तो जानते हैं हम लोग कि सेम चार्जेस है तो रिपल्शन होगा, अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा, तो उसमें कोई इशू नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, जो ट्रेन निकलती है ना, मेरे इस वीडियो में रोज ट्रेन आ जाती है ना, बड़ी दिक्कत है इस यहाँ पे जगह का। तो प्यारे बेटे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे प्लीज। अब हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म का मतलब पहले ये तो समझ लो ना, वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है। तो प्यारे बेटे अगर हमारे पास फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो बेटा अगर मैं इन पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी क्या होगी, कोई डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन तो हमने एरो से बता दी थी सर, यहाँ पे तो हम लोग दिखाया था, अगर ये सेम चार्ज है तो इसको क्या करेगा, इधर रिपल करेगा। और सेंट्रल फोर्स का मतलब दोनों जो फोर्स लगेंगे जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेंगे, है ना। एक समझ में आया था ना। तो अब पता लगा ये फोर्स लगा रहा रिपल्सिव फोर्स, तो बेटा यहाँ लग गया इधर, और ये लगा रहा तो मेरे पास इधर लग गया। अब आप बोलोगे सर कभी आप F कर देते हो, कभी F12 और F21 कर देते हो। प्यारे बेटे मैं कहता हूं कि A = B, तो मैं A को भी B लिख सकता हूं और B को भी A लिख सकता हूं। जब मैं कह चुका हूं कि ये म्यूचुअल फोर्स है, तो मैं दोनों म्यूचुअल फोर्स का मतलब इक्वल है अमाउंट में और डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं F और F भी लिख सकता हूं, इक्वल है ना। और अगर मैं इस तरह लिखता हूं बेटा कि ये हमारे पास सेकंड है, तो सेकंड का मतलब सेकंड पर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, पहले की वजह से, द फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, क्योंकि इस पर कौन फोर्स लगाएगा, ये फर्स्ट वाला तो लगाएगा। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, ठीक है बेटा, तो ऐसे भी लिखो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में तो F12 = किसके बराबर है, एक्चुअल में F12 क्या, F1। समझ में आया ना, समझ में आया ना। ओके, बट हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है थोड़ा देखिएगा। ये जो हमारे पास फोर्स लिखा हुआ है इसको मैं वेक्टर में लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो वेक्टर एज अ वेक्टर, यानी इसके ऊपर मैं वेक्टर लगा दूं, तो F वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज Q1, दिस इज Q2 और R स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये गलत लिखा हुआ है, क्यों गलत लिखा हुआ, मैंने आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया था, और जिन बच्चों को वेक्टर एनालिसिस नहीं आती, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी कीमत पे इंटरमीडिएट में बेहतर नहीं कर सकते, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई मेंस उसमें नीट में बेहतर नहीं कर सकते अगर आप वेक्टर के टॉपिक को छोड़ते हो, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, और मोस्टली इनके जो सुपरपोजिशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, वेक्टर पे। अब आप क्या कर सकते हो, मेरे वीडियो पे जाएंगे तो पहला ही वीडियो, कुछ 3-4 वीडियो पढ़े क्विक रिवीजन फॉर वेक्टर एनालिसिस, उनको क्या करेंगे, एक 1 बाय 1 देखिए। वेक्टर एडिशन रूल आपको अच्छे से आने चाहिए, सुन में आया ना। खैर फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बीच बीच बताता रहूंगा, आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो प्यारे बेटे यहाँ पे कंसंट्रेट करिएगा प्लीज। अभी हो गया। तो प्यारे बेटे अगर हमारे पास इधर में वेक्टर क्वांटिटी है और इधर मेरे पास क्या स्केलर है, तो कोई एक वेक्टर स्केलर के कभी इक्वल नहीं हो सकता, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भी वेक्टर लगाना पड़ेगा। और अगर मुझे इधर वेक्टर लगाना पड़ेगा, बट देखूंगा मैं वेक्टर का कौन सा टर्म है, तो ये तो बेटा कांस्टेंट था,
तो ये तो वेक्टर हो नहीं सकता। ये चार्जेस थे, ये भी वेक्टर नहीं होते, ये स्केलर होते। और ये क्या थी बेटा, डिस्टेंस है, तो फिर ये भी वेक्टर नहीं है। तो फिर क्या यहां पर हम वेक्टर का साइन किसी के ऊपर नहीं लगा सकते, तो फिर क्या करें? जब ऐसी कंडीशन आती है तो मैंने आपको बताया था वहां पर क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का कांस्टेंट आता है। किसका आता है कांस्टेंट? यूनिट वेक्टर का। मतलब यूनिट वेक्टर यहां पे हम लगा देंगे, दैट इज मैं कह देता हूं अगर आर कैप कर देता हूं, क्या कर देता हूं प्यारे बेटे, आर कैप फॉर एग्जांपल। अब मैंने आर कैप कर दिया, तो आर कैप क्या हो सकता है? इट इज द यूनिट वेक्टर। मतलब इसकी क्या, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 और उसमें डायरेक्शन होती है, राइट। अब प्यारे बेटे जब दो वेक्टर इक्वल लिखे होते हैं, मैंने फोर्स को इस पूरे के क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। दैट इज हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए, वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में होनी चाहिए। दो वेक्टर इक्वल तब लिखे जाते हैं जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो प्यारे बेटे लेफ्ट साइड में ये फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड पूरा तो किसके बराबर होगा, किसके बराबर? तो लेफ्ट साइड का मैग्नीट्यूड बराबर राइट साइड का मैग्नीट्यूड, क्योंकि फोर्स की तो वैल्यू होती है, बोले बेटा। लेकिन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन हो जाएगा, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। अब ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इधर भी जितनी वैल्यू है ये तो वैल्यू उसी की है, और डायरेक्शन अगर इधर हमने करी तो यहां भी वेक्टर आ गया। मतलब अब ये चीज क्या हो गई, बिल्कुल सही हो गई। तो जब हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब मुझे कुछ इस फॉर्म में क्या होता है लिखना होगा, राइट। समझ में आया ना? अब प्यारे बेटे इसको पूरा हम ड्राइव करेंगे, इस पूरे को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है। समझ में आया ना? अब थोड़ा देखिएगा, कब करूंगा, आगे बढ़ूंगा इसी में। ओके प्यारे बेटे जस्सी है, बहुत आसान है, इतना आसान है कुछ कहने को, बट कहने को क्या, अगर आप चीजों को समझते हैं, वेक्टर एनालिसिस आपने सीखी तो ओके। अब वेक्टर फॉर्म पढ़ाने से पहले थोड़ी सी कुछ चीजें और भी बता देता हूँ बेटा, बहुत समझदारी की है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट वो आना चाहिए। दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे थे, एक सीखा था बेटे पोजीशन वेक्टर का, किसका सीखा था प्यारे बेटे, पोजीशन वेक्टर का, और दूसरा सीखा था हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। क्या सीखा था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये चीजें आनी चाहिए थी, क्या फिलहाल मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अब मेरे बेटे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो क्या करेंगे, आप उस वीडियो को जाके वेक्टर एनालिसिस में जाके देखिएगा। प्यारे बेटे होता क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने वाले वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। बेटा ये हमारे पास ओरिजिन है, मान लेते हैं ये पार्टिकल मेरे पास ए पर है, तो ए की, और भाई कहीं से आप पोजीशन बताओ ना, भाई पटेल नगर से शादीपुर चौराहा आ जाओ, है ना, 2 किलोमीटर पे है नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपने क्या दी, डिस्टेंस दी और डायरेक्शन दी। मतलब वेक्टर हमें देना पड़ेगा, तो हम ओरिजिन से किसी रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट ए की जो डायरेक्शन बता रहे हैं वो क्या हो गया, दिस वन। प्यारे बेटे मतलब क्या, मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, r1 वेक्टर। क्या हो गया मेरे बेटे, r1 वेक्टर। दिस इज क्या हो गया, ये दिस इज द r1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हो गया। क्या हो गया, अब वेक्टर है तो मैंने ऊपर ले दिया। अब प्यारे बेटे मान लेते हैं कोई दूसरा, यही पार्टिकल, ये कोई पार्टिकल यहाँ पे कोई बॉडी थी जो ए पर थी और फाइनली कहां पर पहुंच गई, पॉइंट बी पर पहुंच गई, तो जब बी में पहुंच जाएगी तो पोजीशन वेक्टर कितनी हो जाएगी, r2 वेक्टर। मतलब क्या, समझ पा रहे हो? बॉडी जब ए पर है तो उसकी पोजीशन कुछ अलग है, जब बॉडी बी पर पहुंच गई तो पोजीशन कुछ अलग हो गई। तो ये जो बॉडी की पोजीशन बताने वाले वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर्स, दैट इज r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। सुन में आया ना? ये मैं इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये यहाँ का टॉपिक नहीं ऑलरेडी, बट कोई टॉपिक समझने जा रहा है तो बीच में आपको समझना। अब प्यारे बेटे क्योंकि बॉडी ए से बी में गई है तो फिर बॉडी में क्या हुई, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। तो r1 वेक्टर क्या है प्यारे बेटे, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी एट पॉइंट ए, जब बॉडी ए पर थी। अब बॉडी बी पर पहुंच गई तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी एट पॉइंट बी, है ना, सुन में नहीं आया? तो ये पोजीशन वेक्टर होता है। अब क्योंकि बॉडी हमारी ए से कहां पहुंच गई है, बी पर पहुंच गई है, तो बॉडी में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। दैट इज हमारे पास ये जो वेक्टर होगा, अगर इस वेक्टर को मैं ए बी वेक्टर नाम दूं, क्योंकि बॉडी हमारी ए से बी पहुंच गई है, तो इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट। कूलम्ब्स लॉ को हमें राइट डाउन करना है तो दोनों ही फॉर्म में करना है, समझ में आया ना? कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो दोनों ही फॉर्म में करेंगे, मतलब या तो फिर मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखूं या तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में लिखूं। अब प्यारे बेटे होता क्या, थोड़ा और समझ लीजिए, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना, तो ये भी मैं आपको बता चुका था, यहां आ रहा है ना बेटा, वीडियो में देखो जरा, नहीं आ रहा, ऊपर देख लेते। अगर ये AB वेक्टर है बेटा, और AB वेक्टर को मुझे किसके फॉर्म में लिखना है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, इसको किस फॉर्म में लिखना है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बीच में क्या मान लेना, ओरिजिन, बीच में क्या मान लेना, ओरिजिन मान लिया, और बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। बाद में क्या आता है प्यारे बेटे, OB वेक्टर, पहले क्या आता है, OA वेक्टर। तो बेटा कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, R1। क्लियर हो जाएगा प्यारे बेटे, याद रहेगा ना?
क्या करेंगे, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर, देन क्या करना है, बीच में ओरिजिन को मेंशन करना है, बाद वाले में से पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बाद में क्या था ओबी और पहले क्या होगा ओए, और ओबी की वैल्यू क्या होगी r2 और ओए की वैल्यू क्या होगी r। क्लियर है सर? कहां से आया, ये वेक्टर एडिशन रूल से आया हुआ है, मैंने जल्दी से बता दिया बाकी चीज। ठीक है, अब ये चीजें अगर आपको आती हैं तो फिर समझ लीजिए वेक्टर फॉर्म लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। करेंगे, बताएं कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म, बड़े आएंगे। ओके, तो प्यारे बेटे हमारे पास आज का जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, COLOMB कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में प्यारे बेटे, वेक्टर फॉर्म। ओके, अब कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म प्यारे बेटे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्लीज आज करो, तब तक तुम लोग थोड़ा बन गया, नहीं बन गया है तो बना लीजिएगा, है रुक जाएगा फिर बनाइए। प्यारे बेटे कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म, अच्छा प्यारे बेटे कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अब ये मैंने एक फिगर बनाया, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो चार्ज पार्टिकल्स रखे, अब आपको डिसाइड करना है कि सर डेरिवेशन आपको कैसे करना है। बहुत आसान है, इनको चाहे एयर में मान लीजिए चाहे किसी मीडियम में मान लीजिए। अब जब एयर में मान लोगे तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट रखोगे, और मीडियम में मान लोगे तो 4 पे एप्सिलॉन नॉट के रखोगे, ठीक है, या 4 पे एप्सिलॉन नॉट के की जगह में आप सिंपली एप्सिलॉन भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने जो आपको कन्वेंशनल चीज सिखाई कि एयर और वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, और जो अगर मीडियम आता तो एप्सिलॉन नॉट, ये आप इस तरह से सीखेंगे। चीजें तो हम लोगों ने सब सीख ली हैं, ठीक है। अब इसको क्या होता है, सजावट कैसे की जाती है, कॉपी में कैसे लिखा जाता है। अब इंटरमीडिएट की कॉपी जब लिखोगे तो ऐसे कर लीजिएगा, बाकी आपको जब कंपटीशन में तो दिमाग में पता होना चाहिए, पूछा भी नहीं जाएगा वेक्टर फॉर्म की एप्लीकेशन पूछा जा सकता है। प्यारे बेटे होता क्या, इसको ऐसे लिखोगे, लिखना सीख लो, वैसे तो नोट्स है बट अब एग्जाम में कैसे लिखो थोड़ा समझिए। ऑन द फिगर, इधर लिख पाओगे ना, बोल पाओगे, कैसे लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे, फिगर बनाएंगे आप सभी और लिखेंगे। ऑन द फिगर दे आर द टू चार्जेस गिवन इन Q2 व्हिच आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, करेक्ट ना? जो दिख रहा वही मैं बोल रहा हूँ और वही आपको लिखना भी है, ठीक है ना, जितना मैंने बोला उसी के आगे, ठीक है। तो क्या बोला था, ऑन द फिगर दे आर द टू चार्जेस गिवन इन Q2 व्हिच आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम एट डिस्टेंस स्मॉल r, करेक्ट। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन, बिकॉज दीज आर द सेम साइन चार्जेस, सिमिलर चार्जेस, ठीक है, सेम साइन चार्जेस थे तो इनमें क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, बिकॉज बीइंग अ सेम चार्जेस देयर इज रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन दीज। 1F2 जो है हमारा वो क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, एंड F21 क्या है हमारा, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। क्लियर हो गया ना? इतना आप वहां पे क्या करोगे, लिखोगे। और आप ये भी बेहतर लिख सकते हो तो अपनी नोट्स में शुरू में कि ये चार्जेस मैंने कहा यार वैक्यूम में लिखे हैं, तो आप ये मत लिखना कि Q1 इज प्लेस्ड एट, ये सब छोटे बच्चों की कहानियां। ये सब लिखने के बाद और ये जरूर लिखिएगा, ऑल द थिंग्स क्लियर फ्रॉम फिगर। फिगर तो आप बना रहे हो ना, तो सभी चीजें कहां से क्लियर है, फिगर से क्लियर है, ये लिख दिया करिए, ठीक है ना, टाइम बचेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अब प्यारे बेटे मैंने बताया था कूलम्ब्स लॉ को कैसे लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। कैसे लिखना है, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है कि दोनों तरफ वेक्टर लग जाए तो हो गया वेक्टर फॉर्म। अब हमारे टीचर्स उसको रटाएं कि नहीं यही वाला वेक्टर फॉर्म है, अरे जनरल चीज समझो, डोंट बी रिजिड ड्यूरिंग स्टडी। अरे हमें को बच्चे को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या था। तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या था प्यारे बेटे, वेक्टर फॉर्म का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि F इज इक्वल टू, हम लोगों ने लिखा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज द Q1 Q2, और यहाँ पे क्या करता हूँ r स्क्वायर। तो प्यारे बेटे हमारे पास जब मैं यहाँ पे r स्क्वायर करता हूँ तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्यारे बेटे अगर यहाँ पे वेक्टर लगा देता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ वेक्टर चाहिए था, और जब मुझे यहाँ पर वेक्टर मैंने क्या कर दिया था, r कैप कर दिया, यानी यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं जरा, तो मैं यहाँ पे F12 की वैल्यू लिखता हूँ, किसकी प्यारे बेटे लिखता हूँ, F12। तो जरा थोड़ा समझिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं, Q1 Q2 अपान क्या करूंगा, r स्क्वायर। अब प्यारे बेटे मुझे यूनिट वेक्टर लेना है, और ऐसा यूनिट वेक्टर लेना है जिसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो, क्योंकि वेक्टर को तो बराबर रखना है तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर मानता हूं। प्यारे बेटे जरा देखो, F12 की डायरेक्शन इधर है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यूनिट वेक्टर लेता हूँ, और उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, r कैप, और r कैप की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो यूनिट वेक्टर होना चाहिए, अब वो किधर से किधर होना चाहिए, सेकंड से फर्स्ट की तरफ, क्योंकि F12 की डायरेक्शन तो इधर है ना बेटा, बोलो बेटा। तो ये यूनिट वेक्टर होगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया r21 कैप। अब r21 कैप का मतलब क्या हुआ, साइड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, r21 कैप क्या हुआ, आप भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, है ना। r21 कैप क्या हुआ, यूनिट वेक्टर बेटा डायरेक्टेड, किधर डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड अलोंग सेकंड टू फर्स्ट, समझ में आ गया ना मेरे बेटे, समझ में आ गया ना, ये किधर की तरफ डायरेक्ट, सेकंड से फर्स्ट की तरफ, समझ में आया कि नहीं है।
क्लियर है प्यारे बेटे, एनी डाउट? अब इसी तरह के हमें और भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम एक यूनिट वेक्टर इधर भी मान लेते हैं और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरा r12 कैप, जो कि फर्स्ट से सेकंड की ओर। तो प्यारे बेटे आप बताओ यहाँ पे मैं कौन सा यूनिट वेक्टर लगाऊंगा? इस फोर्स के लिए मैं कौन सा यूनिट वेक्टर लगाऊंगा? जिस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस फोर्स की ओर है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म लिखना था तो बेटा मुझे ये यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा ना, बोलो भाई। तो यहाँ कौन सा यूनिट वेक्टर लूंगा? यहाँ पे क्या कर दूंगा r21 कैप, एनी डाउट? क्लियर हो गया ना? यूनिट वेक्टर लगाएंगे ना तभी दोनों तरफ वेक्टर आया कि नहीं आया? ये हो गया वेक्टर फॉर्म, सच में दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब आप 1 मार्क में क्वेश्चन आ गया कि राइट डाउन द कॉलम्स इन वेक्टर फॉर्म। अरे तो ये है वेक्टर फॉर्म में। सर आगे क्या पूछना चाह रहे थे? अरे आगे हम कुछ इसको और करना चाह रहे थे, और करना ये चाह रहे थे बेटे कि हम इसको पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में भी लिखना चाह रहे हैं। तो चलो अच्छा पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। इन्हीं पोजीशन वेक्टर क्या पहले बेटे r1 एंड r2 वेक्टर, तो इनके फॉर्म में लिखना चाहें। यू वांट्स टू गो? ओके सो प्यारे बेटे सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया मेरे बेटे? अब हमको क्या करना है इस मतलब वी वांट्स टू राइट डाउन दिस वेक्टर फॉर्म, इट इज अ वेक्टर फॉर्म, राइट? रिजिड नहीं होना है। तो अब हम इसको किसके फॉर्म में लिखना चाहते हैं? इसके फॉर्म में। तो चलिए कैसे कर सकते हैं मेरे बेटे, मैंने आपको बताया था। बट बेटा जो यूनिट वेक्टर होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर होता है, हम लोगों ने सीखा है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर है ना, सपोज दैट थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर मान ले ए कैप लिख रहा हूं तो वो किसके बराबर होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है? या इसको मॉड को हम लोग नॉर्मली क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। मॉड दो तरह से लिखा जाता है ना, पता है आप सब लोगों को, है ना? किसी वेक्टर के ऊपर अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर ए मॉड लगा सकते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं? ए कर सकते हैं, ठीक है बेटा? तो और एनसीईआरटी में तो लगाते ही नहीं है वेक्टर, वो तो हाईलाइट कर देता, डार्क से कर देता, मतलब वो वेक्टर फॉर्म। तो प्यारे बेटे हम अब देखिए क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। लेकिन कौन सा वेक्टर? जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, यानी इस यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर कौन होगा? F12, दिस वन। या तो फिर इसकी डायरेक्शन में हम क्या ले सकते हैं? आर वेक्टर को ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं? आर वेक्टर को। किसको ले सकते हैं? आर वेक्टर को। समझ में आया ना? देखो एक चीज बताएं, एक्चुअल में आर की डायरेक्शन एफ की डायरेक्शन में है, आर का मैग्नीट्यूड नहीं होगा इसके बराबर, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। यानी हमें क्या करना है, कोई ऐसा यूनिट वेक्टर लेना है, जैसे हम r12 ले रहे हैं। अब r12 कैप को मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ा समझिएगा, मैं आर वेक्टर अपॉन आर लिख रहा हूं, यानी आर ये हमारी क्या है? एक डिस्टेंस। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, बट ये डिस्टेंस है ना, तो इसे वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, थोड़ा बेहतर समझाता हूं बेटा। आर को हम अगर हम लिख दें बी ए, क्या लिख दें बेटा? बी ए वेक्टर, तो क्या गलत हो गया क्या? आर जो है, आर को हमने वेक्टर माना, लेकिन आर की कोई डायरेक्शन देनी पड़ेगी ना अगर आप वेक्टर मान रहे हो तो। वैसे तो आर क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, आर क्या है? मैग्नीट्यूड है। इफ आर को ऐसा वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो तो उसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी ना, बोले बेटा? तो इस बार मैं क्या दे रहा हूं? आर की डायरेक्शन क्या दे रहा हूं? बी से ए की तरफ। समझ आया ना? तो बेटा अगर हम थोड़ी देर पहले हम बी से ए की तरफ देख रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे लिख दें अगर r21 ऐसे लिख दें, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? बोलो बेटा, नहीं ना? तो आर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास? वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कौन सा वेक्टर हो जाएगा बेटा? बेटा अब r21 यानी कि इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है ना, तो मुझे इसी डायरेक्शन का तो वेक्टर चाहिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? वेक्टर की डायरेक्शन में। तो फिर r के इसकी डायरेक्शन, हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो वेक्टर लिया वो क्या लिया? बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर क्लियर हो गया ना? तो फिर नहीं आया समझ में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? वेक्टर अपॉन r कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं बेटा? अब एक चीज काम कर लीजिए प्यारे बेटे, तो हो गया प्यारे बेटे, देखो जरा, ये हो गया वेक्टर फॉर्म हमारा। F12 वेक्टर बराबर जो हो जाएगा 1/4 और क्या हो जाएगा? Q1 Q2। और प्यारे बेटे हम लोग क्या कर दें? इस R21 की जगह में क्या कर दें बेटा? BA वेक्टर अपॉन क्या कर दें? R। तो R स्क्वायर तो पहले से था, और R आप फिर से रखोगे तो क्या हो जाएगा? R³ हो जाएगा। एनी डाउट प्यारे बेटे? हो गया वेक्टर फॉर्म आपका। लेकिन ये कौन सा वेक्टर फॉर्म है? सर ये भी तो वेक्टर फॉर्म था। यस, वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में था। अच्छा सर ये कौन सा फॉर्म में आ गया? ये भी वेक्टर फॉर्म है, बट इट इज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किस वेक्टर के फॉर्म में हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में हो गया। क्लियर है ना प्यारे बेटे? कोई डाउट है? नो। आप इतना भी रख सकते हो, कोई नहीं गलत कर सकता। सुना नहीं है? अब आगे चलिए, आगे देखते हैं सारे प्यारे बेटे। अब हम आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इस आर की वैल्यू क्या है? इस आर की वैल्यू क्या हो सकती है? अब ये क्या था प्यारे बेटे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, आर वेक्टर की वैल्यू, सॉरी आर वेक्टर की, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं?
इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, सिखाया था ना, लिख सकते हैं ना थोड़ी देर पहले। तो क्या माना था, बीच में क्या मान लो ओ, बाद वाले से पहले वाले घटाओ, तो क्या कर सकते हैं मेरे बेटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे बेटे, F12 वेक्टर बताओ जल्दी से क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R3, और बेटे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेरी गुड, बीच में क्या मानेंगे ओरिजिन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जरा, चलो BA वेक्टर मैंने बताया था बीच में ओरिजिन मान ले, तो बाद में से पहले वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। आप लोग यहीं पे नीचे क्या लगाओगे, बट, और बट करके ये चीज वहां पे नोट्स में लिखोगे, कौन, जो प्यारे हमारे ऑनलाइन बच्चे हैं, ठीक है ना, सुना है, नोट्स बेहतर बनानी चाहिए। तो अब प्यारे बेटे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जरा यहाँ पे क्या लिख देंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, बेटा हो गया ना ये वेक्टर फॉर्म, रटाते क्यों है, अरे भाई ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हो गया वेक्टर फॉर्म, दिस इज आल्सो वेक्टर फॉर्म, दिस इज आल्सो वेक्टर फॉर्म, ये किसके फॉर्म में हो गया, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, और ये किसके फॉर्म में हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में। सर इसमें और कुछ करा दीजिए ना सर, तो और क्या करा देते हैं प्यारे बेटे, हम r की वैल्यू नोट कर लेते हैं, किसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं, r की। अब r क्या है बेटे, ये वाली ना वैल्यू है ना, ये है ना r, तो प्यारे बेटे आप बताओ जरा बहुत ध्यान से देखो, जो r है ना वो किसके बराबर होगा, इसी के नीचे लिखिएगा आप लोग प्यारे बेटे, मैं यहाँ पे चलो बता देता हूँ, BA वेक्टर, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे लिख लीजिएगा, BA वेक्टर इज इक्वल टू होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। प्यारे बेटे यहाँ पे देखना जरा, थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा प्लीज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ BA वेक्टर, ठीक है, का मॉड बराबर AB वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू R। प्यारे बेटे मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना ही होगा ना, यस सर, BA वेक्टर का मॉड कितना होगा, इतना। अच्छा AB वेक्टर लेंगे तो भी उसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, तो BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहे AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। तो प्यारे बेटे अगर BA वेक्टर R1 माइनस R2 है तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, देखो यही तो हो जाएगा ना, यस सर, BA वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोले बेटा। अच्छा AB वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा, चलो बताओ मुझे, R2 वेक्टर माइनस, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे उसी के नीचे लिखोगे आप सब लोग, AB वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर का माइनस R1 वेक्टर का मॉड, बोले बेटा हो सकता है, और ये दोनों किसके बराबर है, R के बराबर, बोले बेटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, बोले बेटा, ये बराबर लिखता हूँ मैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये दिख रहा है ना बेटा, नहीं सर, नहीं दिख रहा है, यहाँ कोने का नहीं दिख रहा, बिल्कुल यहाँ आ रहा है, थोड़ा ऊपर हल्का सा, ठीक है ओके, यहाँ पे हाँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ AB वेक्टर मॉड is equal to BA vector mod is equal to R, that is equal to mod R1 vector minus R2 vector, AB की वैल्यू, AB हमारा R21 था और BA हमारा कितना आ रहा बेटा, R1 माइनस R। तो बेटा मॉड में तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। अब चलिए देखिए सर क्या कराना चाहते हैं, साथ में कुछ चीजें और भी कराना चाहते हैं, यहाँ पे एक प्रूफ भी करना चाह रहे हैं, इसको रफ कर दे रहा हूँ, पॉज करके आप पूरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा प्यारे मेरे ऑनलाइन बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं जरा, अब देखिए जरा प्यारे बेटे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस R क्यूब के प्लेस में क्या कर सकता हूँ, कोई भी टर्म रख सकता हूँ ना। तो प्यारे बेटे F12 देखो जरा बहुत ध्यान से देखना, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्यारे बेटे यहाँ पे क्या कर दूं, क्या था मेरे पास, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, देखो बेटा अच्छा Q1 भी चला गया, अरे भाई इसको ले लो Q1 Q2, और यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बेटे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अच्छा नीचे क्या कर दूं बेटा, नीचे क्या करूं, R कर लो, R की कोई भी वैल्यू उठा लो, कौन सी उठा लो, BA वाली उठाओ या R1 ये वाली उठा लेता हूं, चलो तो R1 वाला है तो मैं उठा लेता हूं R1 माइनस R2 वेक्टर का, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत है क्या। सिमिलरली जितना भी हम लोगों ने सिमिलरली, सही है ना भाई, इसमें कमजोर है। अब प्यारे बेटे होता क्या है, जितनी भी चीजें मैंने F12 के लिए किया वही सब मैं किसके लिए करूंगा, F21 के लिए। सर बहुत आसानी करना, यस बेटा यहाँ पे क्या करोगे, F12 था तो यहाँ पर बेटा F12 की डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर लिया था, और फिगर में देखो F12 की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या था, R21, तो F21 की डायरेक्शन में क्या होगा, R12। क्लियर है ना, फिगर देख लीजिए, फिगर मैंने हटा दिया, आपके पास फिगर है, पॉज करके पहले फिगर कॉपी में राइट डाउन कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा प्लीज, जब हम लोगों ने यहाँ पर ये सब पूरा हम लोगों ने किया था, तो R12 जब आप निकालोगे तो यहाँ पर AB वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AB वेक्टर, और जब AB वेक्टर आ जाएगा तो बेटा यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, R21 माइनस R2 माइनस R1, राइट ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली लिखूं,
चलिए सर एक फॉर्म लिख देता हूँ, कुछ फॉर्म लिख देता हूँ मैं। तो 1/4πε0 और यहाँ पे Q1 Q2 R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा। मैं अभी लड़की मानूंगा बहुत। हाँ मैं लिख रहा हूँ किस फॉर्म में प्यारे बेटे, R21 यहाँ पे 1 मैं भी यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ ना बेटा, यूनिट वेक्टर में तो है ना, समझ में नहीं आया, क्लियर है ना प्यारे बेटे, इट्स ओके। अब बेटा मैं लिख रहा हूँ किसके फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो 1/4πε0 एंड दिस इज मेरे बेटे मेरे पास Q1 Q2 एंड दिस इज R स्क्वायर और ये मेरा बेटे कितना हो जाएगा, AB वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB वेक्टर, क्लियर है ना। अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 और बेटा कितना हो जाएगा प्यारे बेटे, ऊपर R क्यूब होगा, A भी जाएगा। हाँ सॉरी, अब प्यारे बेटे हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा Q1 Q2 और ये R12 आया तो R21 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और नीचे क्या कर सकते हैं प्यारे बेटे, नीचे कौन सा ले लें, यहाँ पे 1 2 1 2 था, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं R21 वेक्टर माइनस R1 का होल। अब हम ये हो गया सब कुछ, तो मैंने बेटा सभी फॉर्म में आपको वेक्टर फॉर्म बता दिया कूलम्ब्स लॉ का। सर फिर कौन सा फॉर्म हम कॉपी में लिखेंगे, आपका मन चाहे इसमें लिख दीजिए, इसमें लिख दीजिएगा। टीचर आपके कहेंगे बोलो ये वाला हमने करा, ये वाला करो, भाई टीचर को भी दया कर दीजिएगा और टीचर जो आपको पढ़ाए वो कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है, क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। आगे बढ़े प्यारे बेटे, अब प्यारे बेटे यहीं से ये मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कुछ प्रूव कराना चाहता हूँ और वो बताना चाहता हूँ प्यारे बेटे, वो क्या, थोड़ा देखो बेटा, ध्यान से इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को रफ कर दूं, दिमाग पे रहेगा, थोड़ा समझिए प्यारे बेटे। प्यारे बेटे आपसे आ जाएगा कि प्रूव दैट द कूलम्बियन फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, और म्यूचुअल फोर्स प्रूव करना था तो हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था कि प्यारे बेटे दो वेक्टर यानी F12 so dear students just see here please, okay प्यारे बेटे now dear students sometimes it is asked that to prove that the Coulomb's law is the mutual force। तो म्यूचुअल फोर्स के लिए क्या मतलब है कि F12 इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बेटे, F12 इज इक्वल टू F21, तो बराबर हो गया, बट हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, डायरेक्शन में भी क्या अपोजिट, तो जब दो वेक्टर बेटा इक्वल और अपोजिट होते हैं तो बेटा वेक्टर यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, क्यों लगाएंगे, आप समझते हैं, अपोजिट वेक्टर्स है ना, जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो फिर क्या लगाना होता है, माइनस लगाना होता है, साइन है ना, डायरेक्शन के लिए, और मैग्नीट्यूड भी तो कल नहीं है ना, when the two vectors are in opposite direction तो क्या लिखा था, अगर a और b अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे, a is equal to minus b, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। तो प्यारे बेटे जरा देखते हैं जरा कि म्यूचुअल फोर्स हम लोग प्रूव कर पाए कि नहीं कर पाए, डेफिनेटली कर पाए प्यारे बेटे, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, F12 है ना यहाँ पे और यहाँ पे क्या है BA और बेटा यहाँ पे कितना है AB, और हम लोग जानते हैं अगर हम अपने फिगर में देखें, इसको रफ कर दो ऊपर वाला, अगर हम अपने फिगर में देखें तो हम कह सकते हैं प्यारे बेटे कि AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस BA वेक्टर, क्यों बेटा, अरे ये जैसे हमारा फिगर था, ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है, तो AB की डायरेक्शन ये होगी ना, A टू B की डायरेक्शन ये होगी और BA की डायरेक्शन क्या होगी प्यारे बेटे, दिस वन, यानी दोनों वेक्टर क्या हो गए, अपोजिट, तो अपोजिट हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बेटे, AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस BA वेक्टर, समझ में आया ना। तो प्यारे बेटे अगर हम AB के प्लेस में यहाँ पे क्या रखते हैं, माइनस BA, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यही टर्म आ जाएगा ना, देखो ये वाला आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं जरा इस फॉर्म में, पहले मैं समझाता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया प्यारे बेटे, F12 की जगह में आप लोग वैसे ही करिएगा, ठीक है, म्यूचुअल फोर्स प्रूव करने में पहले आप ये लिखिएगा, फिर लिखिएगा फ्रॉम फिगर कि AB इज इक्वल टू माइनस BA, ठीक है ना, सबसे पहले ये लिखोगे फिर इसके बाद ये कर देंगे, ठीक है, नोट्स बनाना सीख लीजिए। अब प्यारे बेटे है ना, यहाँ पे उठा लोगे इसको, अभी Q1 दिस इज Q2 एंड दिस इज द R क्यूब, और बेटा क्या कर सकते हैं, अभी AB के प्लेस में क्या रखते हैं, माइनस BA वेक्टर, राइट ना, और माइनस को कहां पर ले लूंगा बेटा, बाहर ले लूंगा। अब आप बताओ प्यारे बेटे, अरे अरे ये वैल्यू किसकी लिखी हुई है, ये तो F12 की लिखी हुई है, दैट इज क्या हुआ, F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस F12 वेक्टर, हो गया म्यूचुअल फोर्स, क्लियर हो गया ना। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको, आज जब मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था कूलम्ब्स लॉ की, तो मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया था कि थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, वहां पे म्यूचुअल फोर्स प्रूव कराएंगे, और उस जगह में क्या लिखोगे, सबसे पहले आप इसको लिखोगे, फिर लिखोगे हमारे पास है ना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ओके, इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या करोगे आप, वहां पे लिखोगे बट क्या, चलिए ये नोट करिएगा, और इसको नोट करने के बाद लिखिएगा बट, और बट में ये चीज हमारे पास क्या कि AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस BA वेक्टर, और इसकी जगह फिर हम लोग ये लिखते हैं, उस तरह से हमारा प्रूव हो जाता है कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, तो प्रूव हो गया म्यूचुअल, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर,
क्लियर है? अब इसको और भी किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं? अगर आप इस तरह से नहीं प्रूव करना चाह रहे थे तो बेटा आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। बेटा क्या प्रूव कर सकते हो? बेटे यहाँ पे कर सकते हो आप इस फॉर्म को ले लीजिए जरा, देखो इस फॉर्म को ले लेंगे तो प्यारे बेटे अगर हम इस फॉर्म को ले लेंगे F12 वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/4 Q1 Q2 अपान R3 और ये क्या हो जाएगा बेटा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब बेटा क्या कर सकते हैं, या फाइनली हम लोग ये वाला अगर ले लें, हम लोगों ने ये वाला लिखा था ना बेटा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, ये वाला फॉर्म लिखा था ना। अब प्यारे बेटे जरा ध्यान से देखो, देखिए जरा जब हम लोगों ने F12 लिया था तो F21 की वैल्यू क्या आई थी मेरे बेटे? F21 की वैल्यू तो 1/4 Q1 Q2 और मेरे यहाँ R21 माइनस R1 था कि नहीं था? बोलो बेटा R यहाँ 21 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब था, यही था ना प्यारे बेटे? बोलो भाई चेक किया ना? तो बेटा अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं मैं तब क्या आएगा? देखो जरा माइनस 1/4 Q1 Q2 अपान R21 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब मॉड और क्यूब, और ये क्या हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। सॉरी यहाँ पे तो ऐसे रहेगा। अब बेटा माइनस लग गया तो बेटा आप बताओ प्यारे बेटे, अब बताओ कि ये वैल्यू किसकी होगी? अरे ये वाली वैल्यू तो किसकी होगी प्यारे बेटे? नीचे वाला नहीं बदलता क्या बेटा? नीचे वाला इसलिए नहीं बदलेगा, थोड़ा समझो। मॉड के फॉर्म में मैंने बताया था कि ए बी वेक्टर का मॉड बराबर बी ए वेक्टर का मॉड बराबर R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। ये दोनों बराबर ही हो तो बदलने की जरूरत क्या है? सुन गए ना? तो अगर यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, हम किसकी वैल्यू लिख रहे थे? हम F12 की वैल्यू लिख रहे थे R1 R2 करके ना। F12 लिखेंगे तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये बेटा हम लोगों ने ले लिया, ये 2 करेंगे तो ये F12 की वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है? R12 तो यहाँ पे 12 आया, और जब हम ये वाला फॉर्म लिखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? F21 हो जाएगा। समझ में आया ना? वहां से पीछे से देख लीजिएगा। अब प्यारे बेटे हमने क्या किया, इसको माइनस का बाहर कर लिया तो ये हमारे पास तो F21, और जब माइनस बाहर कर ली तो R1 माइनस R2 वेक्टर आ गया, ये तो किसकी वैल्यू हो गई? F12 की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? F12 की। अब नीचे वाले टर्म से आप परेशान मत होइए क्योंकि मॉड फॉर्म में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का जो क्यूब है वो हमारे पास क्या है? दोनों क्या हो गए आपस में सिमिलर है वो। तो F1 में क्या आ रहा है? F12 में क्या है? R1 माइनस R2, और F21 में क्या है? R2 माइनस R1। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लिखना है तो लिख दो, इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं? दिस वन लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है ना बेटा? तो अब यहाँ से अगेन फिर क्या आ गया? F21 वेक्टर इज इक्वल टू, और ये पूरी वैल्यू किसकी है? F12 की माइनस F12 वेक्टर। तो आप किसी भी फॉर्म में इसको प्रूव कर सकते थे, चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में कर दीजिए, चाहे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कर लीजिए, और ये हमारा प्रूव हो गया कि इट इज द म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स प्रूव करना तो हमें इस तरह से प्रूव करना पड़ेगा। प्यारे बेटे उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छा समझा होगा और बहुत अच्छा सीखा होगा, और तब तक मिलते हैं कल अगली क्लास को। बेटा प्लीज